हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 इसका 5th सेमेस्टर हिस्ट्री माइनर का यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक करेंगे। तो अगर आपके पास भी हिस्ट्री माइनर में ये सब्जेक्ट है एंड आप 5th सेमेस्टर में है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के सेकंड टॉपिक के बारे में, जो है आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटजीज ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी एंड क्या आइडियोलॉजी थी भारत पर राज करने की, तो यही पढ़ेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनके राज करने की जो रणनीति थी, यानी कि जो स्ट्रैटेजी थी या विचारधारा जो थी उनकी, वो उस समय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित थी। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनके कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उद्देश्य थे जिनको वो पूरा करना चाहते थे। ठीक है, इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे वो भारत में अपने इन सभी उद्देश्यों को पूरा करेंगे। इसके लिए उन्होंने जो रणनीति तैयार की वो मुख्यतः उपनिवेशवाद पर आधारित थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो भारत को अपना गुलाम बनाएंगे, उपनिवेश बनाएंगे एंड यहाँ पर जितने भी संसाधन हैं, चाहे प्राकृतिक संसाधन हो, आर्थिक संसाधन हो या मानव संसाधन हो, सबका शोषण करेंगे। ठीक है, तथा सत्ता के केंद्रीकरण को उन्होंने अपनी रणनीति में प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि जो सत्ता है वो केंद्रीकृत हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, इससे जो उनके अधीन राज्य है, जहाँ पर उनके ही नियुक्त किए गए शासक राज कर रहे हैं, वो अपना खुद का नया साम्राज्य नहीं बना पाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, सत्ता के केंद्रीकरण को प्राथमिकता दी। मतलब उन्होंने भारत के अलग अलग प्रांतों पर कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपने ही कठपुतली शासकों को नियुक्त किया, लेकिन सारी पावर जो थी, सारी जो शक्तियाँ थी, वो ब्रिटिशर्स के पास ही थी। ठीक है, वो जो शासक थे वो सिर्फ नाम मात्र के थे। असली जो ताकत थी वो ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले रखी थी, यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए बहुत सारी रणनीति बनाई एंड उन रणनीतियों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रयास किए। ठीक है, मतलब कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई और उन रणनीतियों का उपयोग करके उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा किया। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत पर राज करना। ठीक है, एंड इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो भारतीयों के बीच में फूट डालकर शासन करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम उनकी विचारधारा देख लेते हैं, आइडियोलॉजी क्या थी। तो पहला है उपनिवेशवाद, यानी कि कॉलोनियलिज्म। ब्रिटिश राज की मुख्य विचारधारा जो थी वो उपनिवेशवाद पर आधारित थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की प्राकृतिक और मानव संसाधनों का शोषण करके अपनी संपत्ति और शक्ति बढ़ाई। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने भारत में आते ही डिसाइड कर लिया था यहाँ के प्राकृतिक संसाधन को देखकर कि ये जो देश है ये बहुत अच्छा है उपनिवेश बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, भारत में आकर भारत के जो प्रांत थे उनको अपने कब्जे में लेना शुरू किया। ठीक है, तथा धीरे धीरे उन्होंने अपने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार करना शुरू किया। ठीक है, भारत को अपने अधीन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी किए अलग अलग राजाओं के साथ, जिसमें उनको जीत भी मिल गई। इस तरीके से भारत जो था वो उनका उपनिवेश बन गया। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया तो भारत की प्राकृतिक और मानव संसाधनों पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया। भारत को एक कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश तथा ब्रिटिश उत्पादों के बाजार के रूप में देखा जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको पिछले यूनिट में बताया था, पिछली वीडियो में, कि भारत जो था वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता में थे, इसीलिए ब्रिटेन में कच्चा माल भेजने के लिए भारत की कृषि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, जैसे कपड़ा बनाने के लिए जूट,
या कॉटन, कपास, ये सब, नील, ठीक है, इन सब की खेती भारत में करवाई जाती थी। एंड फिर इनको कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन में भेजा जाता था, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय मशीनीकरण आ गया था ब्रिटेन में, मतलब कि मशीनें बननी शुरू हो गई थी। तो मशीनों से भारी संख्या में, बड़ी संख्या में क्या होता था, कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। अब उन कपड़ों को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल जो था वो उनको भारत से मिलने लग गया था। एंड फिर जब वो तैयार हो जाते थे कपड़े, तो उनको फिर भारत में भेज दिया जाता था खरीदने के लिए, जिससे भारत के लोग यहाँ पर कपड़े खरीदते थे। इससे क्या हुआ था, ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी, ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी, वो फल फूल गई थी, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत को एक कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला देश मानते थे कि ये ऐसा देश है जो हमको कच्चे माल की आपूर्ति करेगा, साथ ही हम जो भी सामान बनाएंगे वो खरीदे बिका, ठीक है। तो इससे ब्रिटिशर्स को दोहरा फायदा हो रहा था, डबल प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। सेकंड है नस्लीय श्रेष्ठता, यानी कि रेशियल सुप्रियोरिटी। ब्रिटिश शासक जो थे उन्होंने ये मान्यता बनाई कि वे भारतीयों से अधिक सभ्य और श्रेष्ठ हैं, ठीक है। वो मानते थे कि जो भारत के लोग हैं वो इतने सभ्य नहीं है जितने ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश शासक थे उनका मानना था कि ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो भारत से श्रेष्ठ भी है, सभ्य भी है। एंड इसी भावना के तहत उन्होंने भारतीयों को सत्ता तथा प्रशासनिक अधिकारों से वंचित रखा, ठीक है। यानी कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आ गए थे तो उनको प्रशासनिक कार्यों के लिए किसी को नियुक्त करना पड़ता था, तो वो भारतीयों को सिर्फ निचले स्तर के कामों के लिए ही नियुक्त करते थे, ठीक है। जो ऊपरी स्तर के काम थे वो करने के लिए ब्रिटेन से ही लोग भारत में आए थे, एंड वही प्रशासनिक स्तर पर, ऊंचे स्तर पर कार्य करते थे, ठीक है। तो ये भी उनकी रणनीति रही ब्रिटिशर्स की, ताकि भारतीयों को पता ना चल पाए कि असल में ब्रिटिशर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऊंचे स्तर पर किसका नियुक्त किया, ब्रिटेन के लोगों को ही नियुक्त किया, ठीक है। एंड जो भारतीय लोग थे उनको प्रशासनिक कार्यों के लिए निचले स्तर के कामों तक ही सीमित रखा, ठीक है। थर्ड है सुधारवादी सोच। कुछ ब्रिटिश शासक जो थे वो मानते थे कि भारत में सुधार लाकर उसे सभ्य बनाया जा सकता है। इसी सोच के तहत उन्होंने शिक्षा, कानून तथा प्रशासनिक सुधार यहाँ पर पेश किए, ठीक है। जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया। तो ये सब कार्य किसने किए, कुछ ब्रिटिश शासक थे जो कि मानते थे कि भारत में सुधार करना होगा, इसे सभ्य बनाना होगा, एंड इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा का प्रचार किया, ठीक है। अंग्रेज़ी स्कूल खोले गए, तो ये सब कुछ किया गया ताकि भारत के लोग अंग्रेज़ी सीखें एंड ब्रिटिशर्स उनको नियुक्त कर सके, क्योंकि उस समय सरकारी नौकरी, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्हीं को नौकरी देते थे जिनको अंग्रेज़ी आती थी, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने फिर अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया, ठीक है, ताकि उनको ब्रिटिशर्स के अंतर्गत नौकरी मिल सके, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है रणनीति। उनकी रणनीति क्या थी, स्ट्रैटेजी। तो पहली जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो राज करो। ये उनकी सबसे मुख्य रणनीति मानी जाती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, धार्मिक, जातिगत व क्षेत्रीय विभाजन को बढ़ावा दिया ताकि भारतीय समाज विभाजित हो जाए तथा एकजुट होकर विद्रोह ना कर सकें। सेकंड है कूटनीतिक गठबंधन और संधियाँ, यानी कि डिप्लोमेटिक अलायंस एंड ट्रीटीज। मतलब कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारतीय रियासतों के साथ बहुत सारी संधियाँ की तथा उन्हें सहायक गठबंधन, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस के तहत अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके अंतर्गत रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने से रोक दिया गया तथा ब्रिटिश सेना की तैनाती की गई, जिससे रियासतें ब्रिटिशों पर निर्भर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस, यानी कि सहायक गठबंधन नाम की एक संधि की शुरुआत की, जिसमें वो क्या करते थे, जो भारतीय रियासत थी उनके राजा के पास जाते थे एंड फिर उनको बोलते थे कि वो अपनी सेना ना रखें, ठीक है। रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने से रोका गया ताकि जो रियासत के शासक हैं वो खुद की सेना ना रख सकें एंड ब्रिटिश सेना पर ही निर्भर रहे, ठीक है। तो ये सब उनकी एक
स्ट्रैटेजी थी ब्रिटिशर्स की भारत की रियासतों को कब्जे में लेने की। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ब्रिटिश राज ने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। उन्होंने भारतीयों को प्रशासन में निचले स्तर पर शामिल किया और जो मुख्य पद होते थे उन पर केवल अंग्रेज अधिकारियों को ही नियुक्त किया। जैसे भारतीय सिविल सेवा, इनको भी ब्रिटिश हितों के अनुरूप ही चलाया गया। जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हीं को इस सेवा पर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक शोषण यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत में आर्थिक शोषण किया भारत के लोगों का। ठीक है, उन्होंने भारत के कच्चे माल को सस्ते में खरीदकर ब्रिटेन भेजा तथा वहाँ से मशीनों में बने जो वस्त्र थे जो कि कम कीमत पर बनते थे उनको भारत में ऊंची कीमतों पर बेचा। जिससे क्या हुआ, जो ब्रिटेन था उसकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा अच्छी हो गई, जबकि जो भारत की इकोनॉमी थी वो खराब होती गई। ठीक है, इस प्रक्रिया ने भारतीय कुटीर उद्योगों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भारतीय कृषि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का जमकर दोहन किया। ठीक है, वो भारतीयों को मजबूर करते थे नील की खेती करने के लिए, कपास की खेती करने के लिए। ठीक है, इन सब की खेती के लिए उन्होंने भारतीय किसानों से भारी कर वसूले। बुनियादी ढांचे का निर्माण मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारिक हितों के लिए ही किया गया। बुनियादी ढांचा यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जैसे रेलवे का निर्माण किया था या अलग अलग सर्विसेज उन्होंने चलाई थी जैसे टेलीग्राम। ठीक है, तो इन सब का जो निर्माण था वो भी उन्होंने क्यों किया था, अपने हितों को बढ़ाने के लिए ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट है शैक्षिक और सांस्कृतिक नीतियाँ, एजुकेशनल एंड कल्चरल पॉलिसीज। अंग्रेजी भाषा तथा पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को उन्होंने बढ़ावा दिया ताकि भारतीयों में एक ऐसी बौद्धिक श्रेणी विकसित हो जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार हो। ठीक है, उन्होंने भारतीयों के पारंपरिक सांस्कृतिक व शैक्षणिक संस्थानों को कमज़ोर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है विद्रोहों का दमन यानी कि सप्रेशन ऑफ रिबेलियंस। जब भी भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह हुए, जैसे 1857 का विद्रोह, ब्रिटिशों ने उसको कठोरता से कुचला। उन्होंने विद्रोहों का दमन करने के लिए क्रूरता का सहारा लिया। मतलब कि उन्होंने क्या किया, लोगों पर अत्याचार किए ताकि वो विद्रोह ना करें। ठीक है, ताकि जनता में भय तथा असंतोष फैल जाए, तो इसलिए उन्होंने क्रूरता का भी सहारा लिया। तो ये भी उनकी बहुत बड़ी रणनीति थी। इसके अलावा निष्कर्ष अगर देखें तो ब्रिटिश राज की जो विचारधारा और रणनीतियाँ थी वो एक तरीके से शोषण पर आधारित थी। उन्होंने पूरी तरीके से भारतीयों के अर्थव्यवस्था का तथा प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया। राजनीतिक विभाजन व प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से ब्रिटिशों ने भारत में अपनी सत्ता को लंबे समय तक कायम रखा, लगभग 200 सालों तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।